ठीक है भाई, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं क्षेत्र मिति। क्षेत्र का मतलब होता है एरिया और मिति का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि नापना। ठीक है, तो इसमें हम अलग अलग टाइप के आकार आकृतियों के क्षेत्रफल को नापने के बारे में देखेंगे, खासकर 2D में। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसमें जो है परिधि वगैरह निकालना, परिमाप जिसको बोलते हैं। सही बात है, और क्या ऐसा कहाँ होता है 4 पढ़ाने वाले बंदे और 1 पढ़ने वाला बंदा है। भाई तुम सब कुछ ले ले, क्या आज से भी पढ़ा नहीं, आज के बाद ये पूरी पढ़ा देंगे। डर मत यार, तू ऐसा लग रहा है, डरा जैसा लग रहा है। एरिया और मेजरमेंट मतलब मापना। ठीक है, अब हम किस किस तरीके के आकृतियों के बारे में जानेंगे इसमें। तो सबसे पहले तो आकृतियाँ होती कितने तरीके की हैं। ठीक, आकृतियाँ हम जनरली 3 तरीके से उसको हम आकृतियों को हम 3 तरीके से कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, आकृति जो है वो 3 तरीके की होती हैं। पहला होता है 1D, फिर 2D और फिर 3D। ठीक, ये एरिया और मेजरमेंट लिखा हुआ है। आकृतियाँ 3 तरीके की होती हैं, 1D, 2D और 3D। इनके बारे में आइडिया है कुछ? D का मतलब होता है डायमेंशन। डायमेंशन मतलब विमा। सिंपल भाषा में इसको हम लंबाई मान सकते हैं एक बार के लिए। ठीक है, लंबाई। अब इसका मतलब क्या है? ऐसी आकृति जिसमें सिर्फ लंबाई होगी, सिर्फ लंबाई, वो होगी 1D। जिसमें लंबाई और चौड़ाई 2 होंगे वो होगी 2D। जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होंगे वो होगी 3D। ठीक, अब सिर्फ लंबाई का मतलब जैसे ये देखो 1D में कौन आएगा, जैसे 1D में आएगी स्ट्रेट लाइन, ये एक लाइन खींच दी मैंने। अब इसमें चौड़ाई तो कुछ भी नहीं होती है, सिर्फ लंबाई है ना। कितनी भी लंबी लाइन बनाऊँ मैं तो वो आ जाएगी 1D में। लेकिन 1D वाले क्या है, सबसे आसान होते हैं। इसमें तुम एरिया वगैरह नहीं देख सकते हो। एरिया किस चीज़ का देखोगे? खाली लंबाई तो है, सिर्फ जो है एक फीता पकड़ो, लंबाई नापो, काम ख़त्म। फिर आता है 2D। 2D के अंदर बहुत सारे शेप आते हैं, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों होने हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें होगी तुम्हारी लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ एंड ब्रेड्थ। इसमें सिर्फ लंबाई, और इसमें जो है लंबाई, चौड़ाई एंड ऊंचाई। ठीक है, 1D में सिर्फ लंबाई, 2D में लंबाई और चौड़ाई दोनों होंगे। अब लंबाई चौड़ाई का मतलब जैसे मैंने एक ये बना दिया, आयत बना दिया एक ऐसे ही। ठीक है, अब आयत को हम सिर्फ लंबाई से नहीं देख सकते ना, इसमें एक इसकी लंबाई भी होगी, एक इसकी चौड़ाई भी होगी, 2 चीज़ें होंगी इसमें। या एक सर्कल बना दिया मैंने, सर्कल में भी हम एक इसकी लंबाई ले सकते हैं, एक इसकी चौड़ाई ले सकते हैं। वो बात अलग है, बराबर होगी या जो भी होगी, लेकिन होगी ना इसमें भी। एक इसकी ऐसे डायरेक्शन में लंबाई होगी, एक ऐसे डायरेक्शन में इसकी चौड़ाई होगी। या हमने त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज में भी एक लंबाई होगी, एक इसकी चौड़ाई होगी। हैं, सर्किल मतलब तुम यहाँ से एक पॉइंट से ऐसे नाप लो, ये इसका जो डायमीटर आएगा यही हो गया इसकी लंबाई में, और यहीं से अगर तुम नापोगे तो यही डायमीटर इसकी चौड़ाई में भी आ जाएगा। जैसे हम वर्ग बनाते हैं ना, वर्ग में भी तो लंबाई और चौड़ाई दोनों हैं, लेकिन दोनों बराबर होती हैं। समझ रहे हो? हाँ, क्यों? सर्कल बनाओगे तो लंबाई और चौड़ाई दोनों नाप सकते हो उसकी, किसी भी पॉइंट से। इस पॉइंट से यहाँ तक नाप लो लंबाई, इस पॉइंट से ऊपर तक चौड़ाई नाप लो। ऐसे तुम सेमी सर्कल बनाओगे, यानी कि अर्ध वृत्त। तो ये सारे जो है 2D के अंदर आते हैं, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों होती हैं। अब जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होती हैं, उसके अंदर हम 2 चीज़ें मेनली निकालते हैं। एक तो निकालेंगे उसका एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, और दूसरा हम निकालते हैं इसका परिमाप। परिमाप यानी कि सब भुजाओं का योग। अब अगर ये ऐसी खाली लाइन होती तो इसमें ना तो एरिया निकलता, लाइन भी एक है तो इसकी भुजाओं का योग का मतलब भी नहीं बनता है। तो 2D में हमारी 2 चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पर, उसका क्षेत्रफल और उसका परिमाप। ठीक,
फिर 3D में आ जाते हैं। 3D में वो सारी चीज़ें आएंगी जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है, जैसे बेलन, उसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ एक ऊंचाई भी होगी, या घन, घनाभ, शंकु, कोन जिसको बोलते हैं, फ्रस्टम, प्रिज्म, ये सारे आइटम आएंगे। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ तुमको 1D 2D और 3D के बारे में बता रहा था क्या होते हैं। 1D मतलब सिर्फ एक लंबाई मतलब, और 2D मतलब लंबाई और चौड़ाई, 3D मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अब इसके अंदर जो एग्जाम्पल हैं, जैसे 1D में तो सिर्फ एक लाइन आएगी, उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। 2D के अंदर वो सारी चीज़ें जो एक प्लेन के ऊपर बन जाती हैं, जिसमें हाँ आयत, वर्ग, सर्कल, त्रिभुज, पंचभुज, षष्ठभुज, जितने भुज होते हैं वो सारे आ जाएंगे। और 3D के अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाले, 3D वालों को हम ऐसे प्लेन पर नहीं बना सकते। जैसे एक पेन है, ये 3D है, इसमें एक इसकी लंबाई है, एक इसकी चौड़ाई है और एक इसकी ऊंचाई भी है ना। तो ये जितनी भी ज़्यादातर हम चीज़ें देखते हैं वो सारी 3D हैं। लेकिन अभी इनका इस्तेमाल कैसे होता है, जैसे इसका हम एग्जाम्पल जैसे समझते हैं 2D। जैसे ये कमरा है, कमरे की कुछ लंबाई है और कुछ चौड़ाई है। अभी हमको इसकी ऊंचाई से मतलब नहीं है, क्योंकि हम इसका फर्श नापना चाह रहे हैं। तो हम इसका फर्श कैसे नापेंगे, इसकी लंबाई को इसकी चौड़ाई से गुणा कर देंगे। एक तरीके का आयताकार कमरा है, तो इसका जो फर्श का क्षेत्रफल है वो निकल के आ जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या है, मान के चलो मुझे इसमें टाइल लगानी है, टाइल लगी हुई है इसके अंदर ये, और मान के चलो ये कितना है, 25 फीट लंबा है और 10 फीट चौड़ा है कमरा। तो इसका क्षेत्रफल कितना निकल गया, 25 गुणा 10। आयत का ऐसे निकलता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 25 गुणा 10 यानी कि 250 हो गया। ठीक है, 250 स्क्वायर फीट में नाप लिया हमने। और मान के चलो ये एक टाइल जो है यह है 1 फीट लंबी 1 फीट चौड़ी, यानी कि 1 गुणा 1 की। तो एक टाइल का जो क्षेत्रफल आ गया वो कितना आ गया, 1 स्क्वायर फीट। तो अब हम ये पता कर सकते हैं कि इस पूरे कमरे में कितनी टाइलें लगेंगी, क्योंकि कमरे का क्षेत्रफल है 250, एक टाइल का आ गया 1, 250 को जब 1 से भाग देंगे तो 250, यानी कि इस पूरे कमरे का हमें फर्श अगर बनाना है तो उसमें 1 बाई 1 की 250 टाइल लगेंगी। तो ऐसी बहुत जगह पे काम आता है जो क्षेत्रमिति है वो। ये टेबल है अपना, टेबल की कुछ लंबाई है कुछ चौड़ाई है। ठीक, मेरे को पता करना है कि इसके ऊपर कितनी बड़ी ये माइका वाली सीट लगाऊं, तो वो सारा कुछ इसी से निकलता है। और 3D के अंदर अभी हम वो तो बाद में पढ़ेंगे, पहले अभी हम 2D से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसको लिखते हैं थोड़ा सा, ये थोड़ा बहुत नोट कर लिया तुमने। एरिया की बात के लिखा था हमने, क्षेत्रमिति की एरिया, ये उसके बाद में मीजरमेंट, मापन, क्षेत्रफल का मापन, वही है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति का जो क्षेत्र शब्द है वो क्षेत्रफल से बना है, मिति मतलब होता है मापना। और ये क्षेत्रफल किसका निकलेगा, 2D और 3D का निकलेगा, 1D का नहीं निकल सकता है, क्योंकि 1D मतलब सिंपल लंबाई बस। ये डी डायमीटर हुआ, डायमेंशन, विमा, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2D, जो जितने भी 2D वाली चीज़ें हैं उनके बारे में, 2D आकृतियों के बारे में। ठीक है, अब 2D आकृतियों को हम दो तरीके से कह सकते हैं। एक तो होता है तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल्स, या एक काम करो इसको सीधे लिख देते हैं। 2D के अंदर आते हैं पॉलीगन्स एंड सर्कल, सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल, या सेक्टर, देखो ऐसा है 2D के अंदर बहुत तरीके के आते हैं। सर्कल तुम्हें पता है, वृत्त बोलते हैं इसको,
सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त, सर्कल हो गया तुम्हारा ऐसा, सेमी सर्कल हो गया ऐसा, ठीक, आधा वृत्त। सेक्टर बोलते हैं इसको, जैसे एक वृत्त है, वृत्त का कोई एक ऐसे किसी कोण पर एक हिस्सा हमने ले लिया, ये वाला ये सेक्टर हुआ, ये हुआ अर्धवृत्त और ये हो गया पूरा वृत्त। फिर इधर आते हैं पॉलीगन्स। पॉलीगन्स को हिंदी में बोलते हैं बहुभुज, जिसमें भी 2 से ज़्यादा भुजाएं होंगी, वो सारी बहुभुज के अंदर आते हैं। बहुभुज के अंदर ही सभी आते हैं, जैसे त्रिभुज है, ठीक है, चतुर्भुज है यानी कि क्वाड्रिलेटरल, और पंचभुज, ठीक है, आगे को जितने भी हैं इस तरीके से आते रहेंगे। अब हम यहाँ पर मेनली त्रिभुज और चतुर्भुज वाले देखेंगे। पंचभुज, षष्ठभुज ये सारे सिलेबस में है नहीं, बट थोड़ा सा कुछ ट्रिक बता दूंगा अगर क्वेश्चन आते हैं तो त्रिभुज में भी 3 तरीके के त्रिभुज होते हैं, बल्कि हम यहाँ पर 4 तरीके से लिखेंगे उसको। एक तो होता है समबाहु, ये मैंने परसों भी बता रखे थे एक बार, विषमबाहु, समद्विबाहु और एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कितने होते हैं? चतुर्भुज के अंदर हम पढ़ेंगे यहाँ पर आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज जिसको ट्रेपीजियम कहते हैं। इतने टाइप के पढ़े जाएंगे। बाकी वृत्त, सेमी सर्कल, सेक्टर ये सारे हो गए, बस इतने ही देखेंगे। पंचभुज, भुज मतलब भुजाएं हो गई, चतुर्भुज मतलब जिसके बाद 4 भुजाएं होंगी। तो ये जितने भी दिख रहे हैं तुम, आयत, वर्ग, समांतर, समलंब, इन सब के बाद 4 ही भुजाएं होंगी। उसके बाद फिर भुजाएं जैसे बढ़ती जाएंगी, तो फिर जैसे 5 भुजाएं होंगी तो पंचभुज, 6 भुजाएं होंगी तो षटभुज, 7 में सप्तभुज, 8 में अष्टभुज, इस तरीके से चलते रहते हैं। ठीक है, पंचभुज कुछ कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे ये है 4, 5, 6 में वाले में ऐसा आ जाएगा 2, 3, 2, 6, 7 वाले में मान के चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग शेप बनते हैं। ठीक है, ये नोट किया, नहीं किया तो मैं उधर राइट साइड पे लिखना शुरू करता हूँ। इसमें जो आपने सेक्टर, त्रिज्या खंड कहते हैं इसको हिंदी में। देख लेता हूँ रुको एक बार। सर्कल के अंदर ही है। हाँ, वो सर्कल में ही आता है वो, क्योंकि वो राउंड फिगर बनती है ना, मतलब सर्कल के साथ नहीं लिखा है, बट वो उसमें लिखा है ना, पॉलीगन्स में ही आएगा। उसको त्रिज्य खंड कहते हैं। देख लेता हूँ एक बार रुको। हाँ, त्रिज्य खंड है। होने को इसमें वो भी आता है, भी सेगमेंट, जिसको लघुखंड कहते हैं। बट हमने 2-4 ही आइटम देखने हैं इसमें। ये कुछ कुछ ऐसा होगा, जैसे ये वाला हिस्सा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब त्रिभुज से शुरू करते हैं। यहाँ शुरू करेंगे संपूर्ण त्रिभुज से। तो जैसे कि मैंने बताया 2D में हम देखने वाले क्या क्या है। एक तो हम देखेंगे इसका क्षेत्रफल, एरिया। एक हम देखेंगे इसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप। ठीक है, तो अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज, त्रिभुज मतलब जो 3 भुजाओं से मिलकर बना होगा। समकोण त्रिभुज का एक जो कोण है वो होगा 90 डिग्री। ठीक है, ये इसकी एक भुजा हो गई बेस, ये इसकी हाइट हो गई, इसको हम L मान लेते हैं, कर्ण हो गया इसका ये।
ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम में भी बताया था, वो चीज़ इसमें काम करती है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो यही है कि एल स्क्वायर बराबर हो जाता है एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस की प्रमेय है, पढ़ा रखी थी ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। दूसरा, जब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं एरिया, तो वो निकल के आता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस मतलब हो गया तुम्हारा ये आधार, आधार गुणा ऊंचाई। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर बेस है b और ऊंचाई है h, तो हाफ b इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। क्षेत्रफल इसका निकलता है, अगर कोई ऐसा तुमको वो दे रखा है, आकृति दे रखी है, तो उसका क्षेत्रफल इस फॉर्मूले से निकलता है, हाफ आधार गुणा ऊंचाई। तो हाफ तो ठीक ही है, आधार हो गया, इसमें b लिख रखा है मैंने आधार को, और ऊंचाई को लिख रखा है h, तो हाफ b इंटू एच। ठीक है, अब इसका मान कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ हो सकता है, मैंने बोल दिया जैसे एक समकोण त्रिभुज है जिसका आधार 20 सेंटीमीटर है, ऊंचाई इसकी 10 सेंटीमीटर है ना, तो उसका क्षेत्रफल निकालो। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, हाफ आधार गुणा ऊंचाई, 20 गुणा 10 हो जाएगा, उसका आधा कर दो, 20 गुणा 10 200 हो गया, उसका आधा 100, इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, तीसरा इसमें निकलता है परिमाप। परिमाप यानी कि पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है सभी भुजाओं का योग। तो इसमें 3 भुजाएं हैं, बी है, एच है और एल है, तीनों को जोड़ दो, वही इसका पेरीमीटर है, एल प्लस बी प्लस एच। ठीक, लिख लो इसको। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखें या रहने दें, अभी पहले बना लेते हैं इसमें से को। ये हो गया समकोण त्रिभुज, तो ये वाला हमने निपटा दिया है। अब पढ़ते हैं समबाहु, फिर समद्विबाहु और फिर विषमबाहु, इस तरीके से पढ़ेंगे। तो अब आएगा समबाहु यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? नाम से ही लग रहा है, वैसे क्या लग रहा है? सम माने समान, बाहु मीन्स भुजाएं, तो जिसकी सारी भुजाएं समान होंगी वो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु। अगर जैसे पूरा त्रिभुज नहीं लिखा तो हम खाली सिंबल भी बना सकते हैं त्रिभुज का ऐसे, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज कैसा होगा? तीनों भुजाएं इसकी बराबर हैं, तो मान के चलो एक भुजा इसकी ए है तो दूसरी भी ए होगी, तीसरी भी ए होगी, सारी बराबर हैं, ठीक है। अब इस समबाहु त्रिभुज में हमें वही चीज़ें निकालनी है। एक तो परिमाप निकालना है, परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाएं क्या हैं? ए धन ए, क्या हो जाएगा? 3a, वही है परिमाप इसका। परिमाप बराबर a प्लस a यानी कि 3a। बस तुम सीधे 3a याद कर लेना, ठीक है। समबाहु त्रिभुज के लिए परिमाप होगा 3a, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है, फॉर्मूला चाहो तो फॉर्मूला रट लो, 3/4 a स्क्वायर, अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर। अगर निकला कैसे ये भी बताना है तो इसमें भी वही वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं इस तरीके से। देखो यहाँ पर एक लंब डाल देंगे जिसकी ऊंचाई ले लेते हैं h, ठीक। अब इसमें दो समकोण त्रिभुज बन गए, देखो ये लंब डाल दिया तो ये नीचे 90 डिग्री बनाएगा। अब एक समकोण त्रिभुज दायां हिस्से का बन गया, एक बन गया बाएं हिस्से का, दोनों बराबर हैं। किसी भी एक का एरिया निकालेंगे, 2 से गुणा कर देंगे बस, ठीक है। अब कैसे होगा? जैसे इसका अगर हम h निकालेंगे तो h कितना निकलेगा इसका? देखो ये a है, ये आधा हिस्सा इसका हो जाएगा a/2 हो जाएगा ना, और ये है a, ये वाली भुजा। अब ये जो समकोण त्रिभुज बना, ये इसमें अगर हमें h निकालना है, हमें पाइथागोरस की थ्योरम लगानी है, तो हम कैसे निकालेंगे? h बराबर हो जाएगा a का स्क्वायर, ये वाला लंब कर्ण का स्क्वायर, इसमें से इसका स्क्वायर घटा देंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर धन इसका स्क्वायर, तो ये निकालना है तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो h स्क्वायर बराबर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर माइनस ये हो गया a² / 4,
तो ये 4a² में से a² क्या, तो ये बचा 3a² / 4, ये आया h² का मान। तो h निकलेगा ये सबका अंडर रूट का मतलब हुआ ऐसे 3a² / 4 और ये बाहर आके हो जाएगा a√3/2। ठीक है, जो आपने स्टार्टिंग का है 3 करेंगे तो क्षेत्र निकालेंगे तो 3a से निकालेंगे, मतलब ये परिमाप है। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग। क्षेत्रफल अलग तरीके से निकलता है ना, क्षेत्रफल तो हमने उसमें भी अलग तरीके से निकाला था। डिवाइड उसी नंबर से करेंगे किससे? 3a से। नहीं 3a से क्यों करेंगे डिवाइड? परिमाप का मतलब है तीनों भुजाओं का योग। 3 भुजाएं इसकी ये हैं, इन तीनों को जोड़ दो, परिमाप हो गया। क्षेत्रफल का अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो मैं इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो, सिंपल √3/4 a²। ये तो मैं तुम्हें निकालने का तरीका बता रहा हूँ, आता कैसे है। अगर याद नहीं आ रहा तो इस तरीके से निकाल भी सकते हो, क्योंकि ये 2 समकोण त्रिभुज में टूट जाता है ना। तो जब ये समकोण त्रिभुज बन गया तो एक समकोण त्रिभुज का हम निकाल लेंगे इधर, ये काम खत्म, उसका दुगना कर दो, आ गया पूरे का एरिया। फॉर्मूले के बिना निकल गए, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला तुम्हें ये वाला याद रखना पड़ेगा बस, बाकी तुम्हें कुछ याद नहीं करना है। ठीक, क्योंकि भुजा तुम्हें दी रहेगी, तुमसे सीधे क्षेत्रफल पूछा जाएगा। अगर तुमने √3/4 a² याद किया, काम खत्म, इसको ज़रूरत नहीं है। ठीक, तुम ऊपर का इसको ध्यान रखो, ये समबाहु त्रिभुज का परिमाप ही है और क्षेत्रफल ही है। दो चीज़ें नोट कर लेना मेन, बस ये ऊपर परिमाप और क्षेत्रफल है ना, ये तरीका है बस। अगर हाइट निकालनी हो तो इस तरीके से निकलेगी, और इसके हिसाब से अगर तुमने एरिया निकालना है तो हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा। बेस है इसका a, हाइट आ गई यहाँ पर a √3/2, जो कि सॉल्व होकर आ जाएगा a²। ये देखो √3 a²/4, जो हमने अभी यहाँ ऊपर लिखा हुआ था, ये वही चीज़ आ रही है उससे भी, वो बस बता रहा था मैं तुमको, लेकिन तुम इतना ध्यान रख लो बस। ये 2 लाइन है ऊपर की, ये हो गया समबाहु त्रिभुज है। तुम भी लिख रहे हो? तुम तो पढ़ने वाले नहीं थे इसको अभी। तो आपने स्टार्टिंग में त्रिमिति की बजाय स्टार्टिंग में त्रिमिति क्षेत्रमिति, हाँ एरिया और मैनेजमेंट क्या बताओ, क्या कर रहे हो? मैंने आपने स्टार्टिंग में जो है त्रिमिति क्षेत्रमिति, हाँ इसको हिंदी में क्षेत्रमिति बोलते हैं। क्षेत्र मतलब एरिया हो गया, मिति मतलब मापना। आपने वो पेरीमीटर दिया, उसके बाद 2D में इसमें बहुत सारी चीज़ें नापते हैं ना, खाली एरिया ही नहीं नापते हैं। नाम तो उसका क्षेत्रमिति पड़ा है, लेकिन और भी चीज़ें नापेंगे 2D में अलग आता है। हैं। 2D में जैसे आपने एरिया और वो लिखा है ना, पेरीमीटर लिखा है, हाँ, तो उसमें अलग आता है, उसमें वो नहीं आता। मतलब क्या नहीं आता? मैनेजमेंट जो आपने एरिया तो लिखा है, मैनेज स्टार्टिंग में मेजरमेंट का मतलब है नापना, एरिया नापना, इसको नापना लिखो ना। मेजरमेंट इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में नापना लिखो इसको। एरिया वगैरह नापना को क्षेत्रमिति कहते हैं, ये लिखा हुआ है। पेरीमीटर का मतलब है सारी भुजाओं का योग। जैसे अब उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, जैसे ये टेबल है ना, ये टेबल में मुझे चारों तरफ ये लकड़ियाँ ठोकनी है, ये किस लंबाई की लेके आऊँगा मैं? इसकी नाप के भाई ये लंबाई मुझे पता है, एक ये लंबाई भी मुझे पता होगी है ना। अब ये क्या बन रहा है, एक आयत बन रहा है, तो मैं सीधे अगर परिमाप मुझे पता होगा तो परिमाप का फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, जो भी आगे पढ़ोगे। लंबाई धन चौड़ाई को 2 से गुणा कर दो तो इसका परिमाप निकल जाता है। तो तुमने लंबाई निकाली, मान के चलो 2 फीट आ गई है, चौड़ाई 1 फीट आ गई है, 3 फीट हो गया, उसको 2 से गुणा करोगे 6 फीट, तो तुम्हें ये वाली लकड़ी 6 फीट चाहिए होगी इसके चारों तरफ ठोकने के लिए। ठीक, अब आता है दूसरा त्रिभुज, जिसे बोलते हैं समद्विबाहु।
समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है, समद्विबाहु हो गया, यानी कि कुछ कुछ ऐसा समझ लो, ये बन गया, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी इसकी, जैसे इसको ए ले लिया, इसको ए ले लिया, इसको हम बी ले लेते हैं, ठीक, दो भुजाएं बराबर होंगी, एक अलग होगी इसमें। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a/4 अंडर रूट ऑफ 4b² माइनस a², ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। सीधे फॉर्मूला लिख लो, a/4 अंडर रूट ऑफ 4b² माइनस a²। b तुम्हें पता है, a तुम्हें सब पता है, यहाँ पर a और b कौन से हैं, इस फॉर्मूले में रख के इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। और इसका अगर परिमाप निकालना है तो परिमाप मतलब सारी भुजाओं का योग, तो सारी भुजाएं कौन कौन सी हैं इसमें, a प्लस a प्लस बी, a प्लस a प्लस बी, यानी कि आ गया 2a प्लस बी, है ना, ये हो गया परिमाप। अब आता है तीसरा त्रिभुज, जिसे कहते हैं विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग होंगी, ठीक है, कोई 2 दे रखी है, कोई 3 दे रखी है, कोई 4 दे रखी है, इस तरीके से। तो एक भुजा A है, एक B है और एक C है, सब अलग अलग भुजाएं हैं इसमें। तो विषमबाहु त्रिभुज का जो परिमाप निकलता है, पेरीमीटर, वो निकलेगा A प्लस B प्लस C, सभी जुड़ जाएंगे, ठीक, परिमाप का मतलब यही है, जोड़ना है सबको बस। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है? तो इसका क्षेत्रफल के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, जिसे बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, हीरोन, इससे निकलेगा क्षेत्रफल। अब ये कैसे क्या होता है, ये होता है तुम्हारा अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये होता है हीरोन का फॉर्मूला। अब इसमें एस क्या है, क्योंकि ए बी सी तो हमको पता है, भुजाएं हैं, एस क्या है, तो एस होता है तीनों भुजाओं के योग का आधा, ए बी सी बट्टे 2, ये जो है ना ए बी सी, इसका आधा कर दोगे तो एस निकल के आएगा। इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, इसलिए इसका नाम एस शब्द से इसको लिखते हैं, अर्ध परिमाप कहते हैं हिंदी में, सेमी पेरीमीटर। वो कैसे आया? क्या एस 2a प्लस b प्लस c लिखा है ना, हाँ, उसका आधा ही होता है सेमी पेरीमीटर। ऊपर परिमाप है, ये अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप का मतलब उसका आधा, ये फॉर्मूला है बस। 2 लिखा जाता है। हाँ, ये रटना है, 3 चीज़ें ये। अगर तुमको कोई ऐसा त्रिभुज दे रखा है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं और तुमको क्वेश्चन में दे दिया कि इसका क्षेत्रफल निकालो, तो क्षेत्रफल निकलेगा इस तरीके से, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और उसके लिए तुमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा एस, जो कि होता है ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। उसमें से तीनों को घटाओगे, फिर इसका अंडर रूट निकालोगे, तो वो फॉर्मूला निकल के आ जाता है। होने को तो इसमें बहुत कुछ है अभी, बट वो सब छोड़ना पड़ेगा। अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा, परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, उसका आधा कर दोगे, वो हो गया अर्ध परिमाप, और उसका इस्तेमाल करके क्षेत्रफल निकल जाता है विषमबाहु त्रिभुज का। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, इसका डेरिवेशन बहुत अच्छा खासा बड़ा होता है, तो वहाँ पर नहीं जाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले देखेंगे सीधे। 3-4 तरीके के त्रिभुज हैं, उन सबके मैंने फॉर्मूले लिखा दिए तुमको।
उन्हीं में से क्वेश्चन आता है, तुमको पहचानना है कैसा त्रिभुज है, क्या है, भुजाएं एक जैसी दे रखी हैं। क्वेश्चन में लिखा रहता है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा इतनी है, क्षेत्रफल निकालो। समबाहु त्रिभुज का तुम्हें फॉर्मूला पता, √3/4a², सीधा रखोगे भुजा निकल के आ जाएगा, एक ही जगह पर भुजा का मान रख दोगे। तो ये बन गया तुम्हारा विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। ठीक है, अब ये त्रिभुज तो यहाँ तक निपट गए हैं। अब आते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज के अंदर ये सारे आ जाएंगे, आयत, वर्ग, समांतर, सम, समलंब। ठीक, चतुर्भुज में सबसे पहले आता आयत। यानी कि रेक्टेंगल, अंग्रेजी में रेक्टेंगल बोलते हैं, हिंदी में हो गया आयत। आयत होता कैसा है? आयत दिखता कुछ ऐसा है। ठीक है, इसकी मान के चलो ये ए है और ये बी है, दो भुजाएं हैं, तो ये भी ए ही होगी और ये भी बी ही होगी। समझ रहे हो? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और कोण जो बन रहे हैं ये सब 90 डिग्री के कोण बनेंगे, जितने भी कोण बन रहे हैं, तो ये कहलाता है आयत। जैसे टेबल है, ठीक, जितनी टेबल की भुजा ये वाली है इतनी ये भी है, अलग तो नहीं है, सेम है। ऐसी ये भी जितनी है ये भी इतनी ही है, तो ये आयत हो गया। ठीक, अब आयत के भी हम दो तीन ही चीज़ें निकालेंगे। पहला निकालेंगे क्षेत्रफल, क्योंकि हमने देखा हम 2D में सिर्फ दो चीज़ें ध्यान दे रहे हैं, एक तो क्षेत्रफल, एक परिमाप। ठीक है, तो क्षेत्रफल होता है इसका लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि a गुणा b कर लो या b गुणा a कर लो, यहाँ पर b गुणा a कर लो, लंबाई गुणा चौड़ाई भी लिख लेना आगे से। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई हो गई, तो यही होता है इसका क्षेत्रफल। ठीक, दूसरा आता है परिमाप। परिमाप मतलब सारी भुजाओं का योग, तो ये a + a, b + b, यानी ऐसे सारे जुड़ जाएंगे ना, a b कैसे भी जोड़ लो तुम, तो 2a + 2b आना है। और दो बाहर ले लेंगे तो a + b बच जाएगा अंदर, दो बाहर ले लेंगे तो a + b बच जाएगा। ऐसे ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, है ना? समझ में आ रहा है इतना? परिमाप मतलब सारी भुजाओं का योग। सारी भुजाएं क्या है? ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। हाँ, a + b + b लिख लिया ना। अब ये जुड़ेंगे भी तो सही, ये 2a हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा, जुड़ के दो बाहर ले लिया मैंने कॉमन, a + b लिख दिया, वही चीज़ तो है। तो ये होता आयत। अच्छा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है आयत का विकर्ण निकालने का। तो विकर्ण क्या होता है आयत का? विकर्ण किसे कहते हैं? मतलब जैसे लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो इन कोनों को जब मिला दोगे ना, ये कहलाते हैं विकर्ण। दो विकर्ण बन गए, यहाँ के कोने को यहाँ से मिला दिया, यहाँ के कोने को यहाँ से मिला दिया, तो दो विकर्ण बन गए। बराबर होते हैं लंबाई में आयत के केस में। ठीक है, और ऐसे भी आएंगे जिसमें बराबर नहीं होते, लेकिन आयत में ही बराबर होते हैं। हैं क्या सीधे? ऐसे ना, ये नहीं बनता है, कोने मिलाने पड़ते हैं। कोने, यहाँ का कोना जब यहाँ से मिलेगा तो एक विकर्ण वो कहलाएगा, यहाँ का यहाँ से मिलता तो ये विकर्ण कहलाता है। ठीक, सबसे लंबा जो भुजा होगी इसमें ये विकर्ण ही निकल के आती है। समझ रहे हो आयत के अंदर? तो इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है इसकी। अब विकर्ण मान के चलो हमने d मान लिया है। ठीक है, चलो d1 d2 ले लेते हैं। d1 d2 बराबर होंगे आपस में, तो किसी को भी निकाल लेते हैं हम। d1 = d2 = विकर्ण, ये विकर्ण हो गए, इक्वल टू हम इसको पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, a का स्क्वायर धन b का स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि एक त्रिभुज बन गया ये वाला अगर देखोगे तो ये है ना। तो d का मान निकालो चाहे d2 का मान निकालो, ऐसे सेम ही चीज़ आनी है। तो ये निकल के आ जाएगा √a² + b²। ठीक, तो वो विकर्ण नहीं हुआ ना, वो विकर्ण नहीं कहलाएगा। विकर्ण होता वही है, कर्ण मतलब कोने होते हैं, कान समझ लो इसके। ठीक है, नहीं अपोजिट वालों को मिलाते तो यही बनता है इसमें विकर्ण। किसी का भी विकर्ण वही होता है। जैसे अगर वर्ग बनाऊंगा तो वर्ग में भी ऐसे मिलाओगे कोने तो विकर्ण कहलाएगा। बस दो ही चीज़ें हैं इसमें।
क्षेत्रफल दे रखा है तुमको ए गुणा बी, एक भुजा की लंबाई दे रखी है, तो क्षेत्रफल बट्टे इसको डिवाइड मार दो, ये दूसरी भुजा निकल के आ जाएगी, दोनों निकल गई। अब इस विकर्ण वाले फॉर्मूले में रख दो उसको। नहीं समझे? अरे क्षेत्रफल दे तो रखा है, कहाँ गया, कॉपी बना देता हूँ इधर। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या होता है इसका, एरिया होता है तुम्हारा ए गुणा बी, है ना। और यहाँ एरिया दे रखा है तुमको 3120, और ये हो गया तुम्हारा 80 गुणा कुछ है बी, ठीक है। तो यहाँ से तुम निकाल सकते हो बी, निकल जाएगा, इसको भाग दोगे तो। अब जब ए और बी तुम्हारे पास दोनों ही आ गए हैं, उसके बाद तुम विकर्ण निकाल लो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दूसरा आएगा इसमें वर्ग। वर्ग यानी कि स्क्वायर, ठीक। वर्ग होता है, दिखेगा कुछ कुछ ऐसा, आयत जैसा ही होता है, बस अंतर क्या है, इसमें सारी भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। ये सारी भुजाएं बराबर होंगी। आयत के केस में जो है आमने सामने की भुजाएं बराबर रहती हैं, वर्ग के केस में सारी भुजाएं बराबर होंगी, तो वो वर्ग कहलाएगा। कोण इसमें भी सब 90 डिग्री के ही बनते हैं, ठीक है। और विकर्ण इसका भी ऐसे ही मिलता है, दोनों मिला सकते हो, मैं एक ही बना रहा हूँ यहाँ पर समझाने के लिए बस, ठीक है। हैं समबाहु त्रिभुज है ना, फिर वो तो उसमें 3 ही भुजाएं तो हैं, इसमें तो 4 हैं ना। उसका नहीं होगा ना, फॉर्मूला आयत की तरह से निकलेगा ना। आयत में लंबाई चौड़ाई अलग है, यहाँ पर बराबर है तो एक ही रख देंगे, लंबाई भी चौड़ाई भी। जैसे आयत का क्षेत्रफल क्या लिखा था अभी, ए गुणा बी लिखा था, दोनों भुजाओं का गुणनफल। तो यहाँ भी दोनों भुजाओं का गुणनफल आएगा, एक भुजा भी ए है, अगली भी ए है, तो ए स्क्वायर हो गया, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक। परिमाप क्या निकलेगा, परिमाप उसमें क्या लिखा था, 2l प्लस ए प्लस बी, ठीक। उसमें ए और बी दोनों भुजाएं थी, यहाँ सारी भुजाएं ए ही हैं, तो बी की जगह भी ए ही आएगा, तो 2 और अंदर फिर ए प्लस ए 2a हो जाएगा, 2 गुणा 2a 4a, तो परिमाप हो गया 4a, ठीक। विकर्ण क्या निकाला था उसका निकाला था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब यहाँ बी की जगह ए ही है, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर धन ए स्क्वायर धन ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, है ना। और वो बाहर निकलेगा तो ए अंडर रूट 2 बच जाएगा। अरे 2a स्क्वायर हुआ ना, ये ऐसे करोगे तुम, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो जोड़ोगे तो 2a स्क्वायर हो गया। अब ए स्क्वायर से तो ए तुम बाहर ले सकते हो ना, और अंडर रूट के अंदर 2 बच जाएगा। जब अंडर रूट से बाहर निकालते तो स्क्वायर वाला सिंगल आ जाता है ना, तो इस तरीके से इसका विकर्ण निकल के आ जाएगा। लिख लो इसको भी। हो गया। ठीक। अब है हमारा समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कैसा दिखता है। समांतर चतुर्भुज लगभग आयत जैसा ही होता है, अंतर उसमें यह है, आयत में हमने बताया था सारे कोण 90 डिग्री के आ रहे थे, यानी कि ऐसे आ रहा था पूरा। ये ऐसे नहीं होगा, इसके कोण जो है वो अलग हो जाएंगे, मतलब 90 डिग्री नहीं होंगे और कुछ भी हो सकते हैं, ऐसा बनेगा ये, ठीक है। ये बी है, ये ए है, तो इसके सामने की भुजा ए रहेगी, बी के सामने की भुजा बी रहेगी, जैसे आयत में थी, बस कोण इसमें 90 डिग्री के नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि आयत को थोड़ा सा ऐसे बिगाड़ दो तो ये बन जाता है।
विकर्ण भी होता है इसमें, बिल्कुल विकर्ण तो हर किसी में होने वाला होगा, लेकिन इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है, समझ रहे हो, क्योंकि 90 डिग्री वाला नहीं है, हम सीधे पाइथागोरस लगा के नहीं निकाल सकते ना इसको। पाइथागोरस सिर्फ तभी लगेगी जब एक कोण उसमें 90 डिग्री का दे रखा है, पर इसमें है ही नहीं। तो इसलिए इसमें हम दो ही चीज़ें देखेंगे यहाँ पर। एक तो देखेंगे इसका क्षेत्रफल, यानी कि एरिया। एरिया होता है ए गुणा एच। अब एच क्या है, तो एच जो है, या यहाँ पर लिख दो बी गुणा एच। एक मिनट रुको, एच होती है ये वाली ऊंचाई, ठीक। इसको तुम इस तरीके से लिख सकते हो, भुजा गुणा समांतर भुजाओं के बीच की लंबाई या ऊंचाई, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी लिख लो, या इसको शॉर्ट में ऊंचाई भी लिख सकते हैं हम। हाइट देते हैं इसमें, ज़्यादातर में दिए रहेंगे हाइट। नहीं, हाइट ये वाली होती है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ। दो भुजाओं के अगर बीच की तुम्हें ऊंचाई लेनी है तो हमेशा परपेंडिकुलर वाले को लेंगे ऊंचाई। मतलब ये किसी की दो भुजाएं हैं ना, ये ऐसे कोई दो भुजाएं हैं, इन दो भुजाओं के अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ उनके बीच की दूरी या ऊंचाई, तो वो सीधे हमेशा हम 90 डिग्री पे लेते हैं। किसी ऐसे वैसे नहीं नाप सकते ना ऊंचाई को। ऊंचाई का मतलब है मिनिमम आएगा सिर्फ 90 डिग्री पे। हमेशा 90 डिग्री पर लाइन खींचोगे तो वही ऊंचाई निकल के आती है उसकी। तुम उसको यहाँ पर दिखाओ, यहाँ कहीं पर दिखा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। किस साइड से? इस साइड से? इस साइड से ना, ऐसे करेंगे, आगे बढ़ा देंगे ऊंचाई। हमने दूरी हमने यही निकालनी एकदम परपेंडिकुलर वाली, ठीक है। चाहे इसको एच लो, चाहे इसको एच लो, चाहे तुम ऐसे बीच में लेके इसको एच ले लो। हमने दो भुजाओं के बीच की दूरी देखनी है और नीचे वाली जो भुजा है वो देखनी है। तो भुजा गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अभी इस पर बेस्ड 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। दूसरा हो जाता है परिमाप। परिमाप चारों भुजाओं का योग। भुजाएं इसमें भी वही है जैसे आयत में है, तो परिमाप भी वही आएगा जो आयत में आता है ना। तो ये होता है समांतर चतुर्भुज। इसके बाद पढ़ेंगे समचतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज जो है वो आयत का थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप कह सकते हो। समचतुर्भुज जो है वो वर्ग का बिगड़ा हुआ रूप कह सकते हो, ठीक। इसके यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या है, जैसे वर्ग में क्या थी, सारी भुजाएं बराबर थी, तो यहाँ भी सारी भुजाएं बराबर रहेंगी, बस कोण 90 डिग्री नहीं रहेगा। जैसे वर्ग में कोण यहाँ पे भी था ना, आयत में क्या था, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और कोण भी 90 डिग्री होंगे। तो इसमें क्या था, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं लेकिन कोण 90 डिग्री नहीं होगा। ऐसी समचतुर्भुज में है, ये वर्ग का बिगड़ा हुआ रूप कह सकते हो इसको। इसमें सारी भुजाएं बराबर होंगी लेकिन कोण 90 डिग्री नहीं होंगे। तो ये हो गया ए। अगर एक भुजा इसकी ए है तो सारी भुजाएं इसकी ए होंगी। ठीक। और ये इसके कर्ण हो गए D1 और D2। बस यहाँ पर जो D1 और D2 है, इसके द्वारा हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं और यही इसका तरीका भी होता है सबसे बढ़िया। जैसे अगर हमें किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हम निकालेंगे हाफ गुणा D1 गुणा D2, जहाँ पर D1 और D2 इसके विकर्ण हैं। इसमें हमेशा ऐसी क्वेश्चन आता है क्योंकि इसके जो विकर्ण है ना, उनकी एक खासियत होती है, इसके विकर्ण आपस में 90 डिग्री पर कट करते हैं। बाकी में विकर्ण बना रहे हैं हम, वो 90 डिग्री पर कट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस वाले जब समचतुर्भुज हम बनाते हैं तो इसका विकर्ण 90 डिग्री पर कट करेगा, करता है, वो गुण है उसका, प्रॉपर्टी। तो ये 90 डिग्री पर कट करता है तो हम इसका जो क्षेत्रफल है इससे निकाल लेते हैं, हाफ D1 इंटू D2 से। तुम्हें एक विकर्ण दिया रहेगा, दूसरा विकर्ण निकालना या क्षेत्रफल निकालना होगा, या क्षेत्रफल दे रखा है, एक विकर्ण दे रखा, दूसरा विकर्ण निकालना होगा। तो इस तरीके से होता है इसमें। ना उससे नहीं आएगा, ये फॉर्मूला है, बस तुम्हें इसको लिखना है सिर्फ।
पूरे डेरिवेशन कराऊंगा तो नहीं हो पाएगा फिर ये, इसलिए जिसमें जो चीज़ आती है उतना उतना ही लिख के बता रहा हूँ मैं तुम्हें। चारों साइड सेम है, सब ज़्यादातर इसकी ज़्यादातर इसका क्वेश्चन ही इसी पे आता है, अभी बताऊंगा तुम्हें। जब भी समचतुर्भुज दिया रहेगा उसमें डायगोनल वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं और सीधे क्वेश्चन देते हैं। ज़्यादातर इसमें सारे सेम ही आते हैं? चारों हो जाएंगे। हाँ। समांतर समांतर वाले में आमने सामने की थी, सम वाले में सारी भुजाएं बराबर हैं। हो गया। अब एक आता है जिसे बोलते हैं ट्रेपीजियम या समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज ये कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। पहली चीज़ तो ये लिख लो, कोई भी भुजा बराबर नहीं। ठीक है, और कोई दो भुजाएं समांतर रहेंगी। देखो जैसे इसमें ये वाली दो भुजाएं समांतर हैं, लेकिन ये दो समांतर नहीं है क्योंकि आगे जाकर के एक बिंदु पर कट जाएंगी, है ना। तो कोई भी दो भुजाएं समांतर। तो मैंने क्या लिखा है, कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी और कोई भी दो भुजाएं समांतर होंगी। ठीक है, अच्छा डिस्टेंस मैंने अभी बताई थी ना, हाइट ऊंचाई, ऊंचाई होगी इसके बीच की h, परपेंडिकुलर ही आती है हमेशा, इसलिए मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर का निशान भी बना दे रहा हूँ। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? क्षेत्रफल निकालने का इसका तरीका होता है 1/2 गुणा जो ये समांतर भुजाएं हैं ना इनका योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर जैसे देखोगे इसमें, तो इसमें समांतर भुजाएं कौन सी हैं, ए बी और ये सी डी, ये समांतर हैं। तो हम इसको थोड़ा सा इस त्रिभुज के हिसाब, चतुर्भुज के हिसाब से चाहें तो लिख सकते हैं ए बी धन सी डी, समांतर भुजाओं का योग यही हुआ। ए बी धन डी सी कर लो, सी डी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। और उनके बीच की दूरी है एच, तो ये एच गुणा एच, इसके हिसाब से हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये निपट गए हैं चतुर्भुज। ठीक, अब व्रत वाले सेक्शन में बढ़ते हैं पहले, फिर एक दो क्वेश्चन इससे जुड़े हुए करेंगे, क्षेत्रफल निकालना, ये सब निकालना। क्वेश्चन सिंपल आते हैं लेकिन एकदम सिंपल नहीं आएंगे। जैसे खाली आयत की भुजा दे दी क्षेत्रफल निकालो, इतना सिंपल तो नहीं आएगा, है ना। वो कुछ इस तरीके का दे देगा क्वेश्चन, जैसे आयत दे दिया, आयत के बीच में एक सर्कल बना दिया है, अभी जो बचा हुआ एरिया है इसका क्षेत्रफल निकालो। आयत का क्षेत्रफल निकालोगे, सर्कल का निकालोगे फॉर्मूले से, दोनों को घटा दोगे तो ये आ जाएगा बीच का, इस तरीके से। अब पढ़ेंगे व्रत यानी कि सर्कल।
ये होता है वृत्त, है ना, ऐसा ही दिखता है। और इसका ये हो गया केंद्र एकदम बीच में, और एक तरफ की दूरी को बोलते हैं रेडियस यानी कि आर। दोनों तरफ की ले लोगे ऐसे पूरी तो ये डायमीटर हो जाता है, ठीक है। डायमीटर यानी कि व्यास। तो इसका जो व्यास है डायमीटर, ये होता है 2 गुणा आर, ये तो पता ही होगा। रेडियस का दुगना होता है व्यास, होता है ना, ये तो बेसिक चीज़ें पता ही होगा। त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, d बराबर 2r। व्यास को d से लिखते हैं बराबर 2r, ठीक है। उसके बाद इसका आता है क्षेत्रफल यानी कि एरिया। एरिया निकलता है इसका पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। और इसका निकलता है परिधि, जिसको हम सरकमफेरेंस कहते हैं या परिमाप कह सकते हो, ठीक है। परिधि भी लिखते हैं इसको, इसकी परिमाप भी यही है, सब कुछ यही है। ये निकल के आती है 2 पाई आर से, या 2r को हम d बोलते हैं तो हम इसको पाई इंटू डी भी लिख सकते हैं, पाई डी। समझे? ये तो हो गया व्रत, पूरा व्रत। अब आएगा अर्धव्रत। अर्धव्रत बनता है कुछ कुछ ऐसे, ठीक है। अर्धव्रत लिख लेना ऊपर से, अर्धव्रत। अर्धव्रत यानी कि इस व्रत का आधा हो गया अर्धव्रत। ये इसका केंद्र हो गया, एक तरफ की जो है त्रिज्या हो गई r, है ना। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, क्योंकि ये इसका आधा है तो इसका क्षेत्रफल भी इसका आधा होगा। इसका क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, इसका पाई आर स्क्वायर बट्टे 2, तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा पाई आर स्क्वायर बट्टे 2, ठीक। इसका पाई आर स्क्वायर है, पाई का मान कितना होता है 22/7। ये कांस्टेंट है एक, पाई जहाँ पर भी इस्तेमाल होगा उसका मान वही रहेगा 22/7, ठीक है। भाग देखिए, अगर 22/7 को निकालोगे तो 3.14 के आसपास निकल के आता है। 22/7 लिख लो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है ना। तो ये फिक्स रहता है हमेशा, पाई का मान 22/7 ही रहेगा। कहीं भी मैं इस्तेमाल करूँ पाई, मैं फिजिक्स में भी इस्तेमाल करूँ तब भी वहाँ पाई मतलब 22/7। तो ये पाई आर स्क्वायर बट्टे 2। अब इसका परिमाप में इसका थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो परिमाप होता है बाहर वाला पूरा एरिया, ये जो दिख रहा है लाइन जैसी है, इसमें आधी लाइन तो है ये, है ना। तो यानी कि इस पूरी लाइन का 2 पाई आर था, तो इस आधे का पाई आर हो गया, हुआ ना पाई आर। लेकिन सिर्फ इतना ही इसमें नहीं है, इसमें ये वाली लाइन भी आ रही है पूरी है, क्योंकि हम ऐसे बना के थोड़ी छोड़ देंगे। परिमाप मतलब ये, साथ में ये वाली लाइन पूरी। और ये क्या होता है, ये डायमीटर होता है इसका, व्यास, हाँ व्यास। और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना। त्रिज्या है r, तो व्यास हो गया 2r। तो यहाँ से r बाहर ले लेंगे तो पाई धन 2 है, हाँ 2r तो है ना, ना ये तो 2r है ना। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, पाई आर प्लस 2r, तो पाई आर बाहर ले लिया मैंने, पाई धन 2। भाई ये हमको जोड़ने ही तो है, ये आधा है और ये इसके साथ इतना हिस्सा और है, ये हमें जोड़ना है ना, गुणा थोड़ी कर रहे हैं हम, जोड़ रहे हैं ना। देखो ये जोड़ किस किस को रहे हैं, इस वाले को जोड़ रहे हैं जो कि हमारे पास है पाई आर, और इस वाली लाइन को जोड़ रहे हैं जो कि हमारे पास है 2r के बराबर। तो दोनों जुड़ गए, r मैंने बाहर ले रखा है, चाहो तो इतना भी लिख के छोड़ दो, क्वेश्चन तो यहाँ से भी बन जाएगा r का मान जब होगा तो।
ये होता है अर्धवृत्त। ठीक, उसके बाद बात करते हैं जिसे हिंदी में कहते हैं सेक्टर त्रिज्यखंड। दो फॉर्मूले और लिखने हैं, फिर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अब आता त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड यानी कि सेक्टर इंग्लिश में। पेन चेंज करता हूँ यार, हैं अभी बताता हूँ, रुको। त्रिज्यखंड कुछ ऐसा होता है, ये सर्कल बन गया है, ये वाला हिस्सा जो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड यानी कि सेक्टर। अब इसका हमें एरिया निकालना हो, चाहे इसका हमें परिमाप निकालना हो, ये वृत्त के हिसाब से ही निकलेगा, लेकिन क्योंकि ये किसी एंगल पर है, ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल का मान हमें उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल कितना, उसका कितना क्षेत्रफल होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर होता है, अभी लिखा था थोड़ी देर पहले। उसको हम थीटा बट्टे 360 से गुणा कर देंगे, गुणा पाई आर स्क्वायर, तो ये निकल जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और इसका अगर परिमाप निकालना है तो वृत्त का परिमाप या परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, तो इसको थीटा बट्टे 360 से गुणा कर देंगे 2 पाई आर को, तो इसका जितना ये हिस्सा है इतने का परिमाप निकल के आ जाएगा। यानी कि ये ए है, ये बी है और ये ओ है, तो इसका जो ये परिमाप दिख रहा है ना, ये देखो, ये जो निकला थीटा बट्टे 2 पाई आर निकल गया, और यहाँ साथ में आर प्लस आर जुड़ जाएगा। अरे ये एंगल है ना बीच में, ये कोण है, ऐसा बना रखा है ना यार, ये है, ये बीच में कोई कोण है, कोई भी कोण दिया हो सकता है ना। अब हमें पता थोड़ी है कि क्या वैल्यू है, और लेकिन एक बिंदु पर कितना बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। एक बिंदु के चारों तरफ जो कोण बनता है होता है 360 का। अब ये कितना कोण है, ये अभी हमने मान रखा थीटा है, तो इसका हिस्सा कितना हुआ 360 में से, तो थीटा बट्टे 360 हुआ, और उतने हिस्से के उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ये वाले का, और इसका जो ये परिमाप आएगा ये इतना गुणा 2 पाई आर धन ये 2 आर। किसको मर्जी तुम्हारी, तुम थीटा लिखो, ए लिखो, बी लिखो, कोण दिया रहेगा वहाँ पर। त्रिज्यखंड जो है 60 डिग्री का कोण बना रहा है, त्रिज्यखंड जो है 70 डिग्री का कोण बना रहा है, तो वहाँ पर कोण है वो, थीटा का मतलब कोण। अगर मेरे को यहाँ पर लिख रखा कि त्रिज्यखंड जो है 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो मैं 60 बट्टे 360 कर लूँगा, फिर गुणा इसका पाई, और रेडियस कुछ दे रखी होगी तो वो आ जाएगा आर स्क्वायर, उस तरीके से निकल जाएगा। तो ये होता है इसका त्रिज्यखंड का, इसको भी नोट कर लो। ठीक है, इसका यानी कि ए बी हो गया, ये ए बी ये वाला दूरी है। फिर एक इसमें लघुखंड भी होता है, उसको भी मैं लिख देता हूँ, उसका आते नहीं है क्वेश्चन, ऐसी बस थोड़ा सा देख लो होता क्या है वो, उन दोनों में अंतर क्या होता है। ऐसा कोई शेप है तो ये हो गया लघुखंड। इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें त्रिज्या के साथ ये मिला हुआ है, केंद्र तक जा रहा है पूरा मिलके, पर यहाँ केंद्र यहाँ है, समझ रहे हो। कहीं को भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे कोने को भी दिया हुआ हो सकता है, ऊपर को भी हो सकता है, कहीं भी, लेकिन वो त्रिज्या के साथ नहीं मिलेगा और इस तरीके से कुछ दिखेगा।
कहाँ मिल रहा है व्यास? ये तो जीवा कहलाती है, ये वाली जो लाइन होती है। व्यास तो सिर्फ जो केंद्र से होके जाती है उसको बोलते हैं, उसके अलावा कहीं से भी कोई लाइन जा रही हो जीवा कहलाती है, दो बिंदुओं को जोड़ने वाली लाइन जीवा। जीवा यानी कि कॉर्ड। तो इसे बोलते हैं लघुखंड। और ये जो लघुखंड है इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है, ये सिलेबस में नहीं है वैसे, तो इसका क्षेत्रफल इस तरीके से निकलता है। पहले हम यहाँ से जोड़ेंगे इसको, और ये जो त्रिज्यखंड बन गया इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक। फिर उसके बाद ये ऊपर का त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। जब इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ऊपर वाला त्रिभुज घटा देंगे तो ये बच जाएगा नीचे का, समझ रहे हो? ये OAB ये वाला। तो इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसका निकालेंगे हम OAB, त्रिज्यखंड OAB, त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। इस तरीके से निकलता है, ठीक। हाँ ये त्रिभुज है तो सही, ये वाला ये जीवा इस लाइन को बोलते हैं। जो ये सर्कल है, ये इसका केंद्र है, केंद्र के अलावा कहीं पर भी दो बिंदुओं को मिलाएगी उस लाइन को जीवा बोलते हैं, ठीक। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ केंद्र से ऐसे दो लाइनें खींच करके मिला दी हैं ताकि हमें क्षेत्रफल निकालने में आसानी हो इसकी। तो इस तरीके से ये बन गया त्रिज्यखंड जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, और ये बन गया, इसको हटा देंगे तो ये त्रिभुज बन जाता है एक। तो वो त्रिज्यखंड में से जब वो त्रिभुज को घटा देंगे तो बच जाएगा इतना एरिया। तो ऐसे निकलता है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ बस। तो 2D के अंदर इतना ही है, इसको नोट करो। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, बहुभुज वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। यार वो दे दो एक मार्कर, लगी ना जाए। चल रहा तुम्हारा वाला? हाले दोनों ऐसे हो रखे हैं, पता नहीं क्या है। पानी डाल के लाऊंगा इसमें। त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। हाँ माइनस, नीचे नीचे लिखा है ना माइनस। माइनस मतलब घटाना, ऋण नहीं है क्या? पानी डालता हूँ इसमें, रुको। चल रहा है, ये बड़ी बात है। हाँ चलो चल रहा है। तो बहुभुज ये लिखा तुमने, त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल में से त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल घटा देना है, ठीक। अब आता है बहुभुज, लास्ट। बहुभुज के अंदर 3 से ज़्यादा कितनी भुज? 4। हमने 4 तक तो पढ़ लिया हमने। 5 भुजाएं, 6 भुजाएं, 7 भुजाएं, 8 भुजाएं जो भी होंगे सब बहुभुज कहलाते हैं। और उनका जो क्षेत्रफल वगैरह निकालना है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहता है, उनको त्रिभुजों में तोड़ के उनका क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो वो सब यहाँ पर तुम्हारे में है नहीं, लेकिन उसमें से एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग होता है n-2 गुणा 180 डिग्री। अभी बताऊंगा, पहले इसको लिख लो। और बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, ठीक है, बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण। अब बहुभुज में n भुजाएं हैं तो ये हो जाएगा यही n-2 गुणा 180 बट्टे n, ये प्रत्येक आंतरिक कोण का मान आ गया, ठीक। फिर आता है बहुभुज के
सभी बाह्य कोणों का मान, बाह्य कोणों का योग, ये होता है 360 डिग्री। और प्रत्येक बाह्य कोण ये हो जाएगा 360 डिग्री बट्टे n। n है भुजाओं की संख्या, n है भुजाओं की संख्या। ठीक है। अब देखो, अब पहले इसको लिखो फिर मैं बताता हूँ। देखो, दो से ज़्यादा भुजाएं जैसी होनी शुरू हो जाती तो बहुभुज में आ जाते हैं सारे। जैसे बहुभुज के अंदर त्रिभुज भी बहुभुज में आते हैं, चतुर्भुज, जितने भी चतुर्भुज हमने पढ़े, वृत्त बोल रहा हूँ, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, सब बहुभुज के अंदर ही आते हैं। उसके अलावा पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, जितने भुजाएं हैं सब बहुभुज के अंदर। अब तुमने एक चीज़ पढ़ी होगी, जैसे हम कहते हैं त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। किसी त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? हाँ, 180 होता है ना। और चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है ना, यहाँ चतुर्भुज तक तो सबको पता है, उससे ऊपर का पता नहीं रहता किसी को। तो ये बोलेगा कि एक 12 भुजाओं वाले बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। नीचे ऑप्शन दे दिए, बस काम खत्म। नहीं, 12 भुजाओं वाले या 5 भुजाओं वाले या 6 भुजाओं वाले, 4 भुजा तक तो ठीक है। 3 भुजाओं का त्रिभुज हो गया, त्रिभुज का 180 है। चतुर्भुज का हो गया 360, जिसमें 4 भुजाएं हैं, वो यहाँ से निकल जाती हैं। देखो, अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद रहेगा ना, n-2 गुणा 180, n है भुजाओं की संख्या। अब त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती हैं? 3 भुजाएं 3, तो 3 - 2, 3 - 2 यानी कि 1 गुणा 180, 180 रहेगा। तो त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना हो गया? 180। चतुर्भुज का निकालना है तो यहाँ पर 4 रख दोगे n की जगह पे। 4 - 2 गुणा 180, 4 - 2 मतलब 2, 2 गुणा 180 360। तो यहाँ तक फिट बैठ रहा है। अब ये यहाँ तक नहीं है, हर जगह फिट बैठता है। तुम्हें दे दिया कोई 8 भुजाओं वाला बहुभुज है, तो उसके सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? तो यहाँ तुमने 8 रख देना है। 8 - 2 6 हो गया, तो उस 6 को 180 से गुणा कर लोगे, जो आएगा वही उसके आंतरिक कोणों का योग होगा। ठीक है नहीं, ये चीज़ है। अब जैसे बाह्य कोणों में आता है तुम्हारा, जैसे मान के चलो कोई 6 भुजाओं वाला बहुभुज है। अभी तो हम आंतरिक कोणों की बात करें। आंतरिक कोण मतलब उसके अंदर बनने वाले कोण, जैसे ये 1 2 3 4 5 6, ये अलग अलग कोण है ना, ये 2 3 4 5 6, इन सभी का योग जो है वो निकलेगा 6 - 2 गुणा 180, क्योंकि 6 भुजाओं वाला है तो 4 गुणा 180, 18 चौको 72, इन 720 डिग्री आ गया ये। यानी कि एक 6 भुजाओं वाले बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 720 होगा। जैसे त्रिभुज में आता है 180, ऐसे 6 भुजाओं वाले में 720 आएगा। और अगर हम बाह्य कोणों का योग पूछेंगे तो इसके बाहर जो जितने भी कोण बनते हैं, इन सब का योग होता है टोटल 360। ये फिक्स है। 6 भुजाएं हैं, 7 भुजाएं, 8 भुजाएं, बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होगा। ठीक है। और ये प्रत्येक कोण अगर निकालना हो बाह्य को, तो जितनी भुजाएं उससे भाग दे दो 360 को। जैसे इसमें 6 भुजाएं हैं तो 360 बट्टे 6 60 डिग्री, तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री। तो इस तरीके से बनते हैं क्वेश्चन। इस बहुभुज वाले में यही मेन है, और इसमें भी ये वाला मेन है, आंतरिक कोणों वाला। ये फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है ना। फॉर्मूला याद करोगे तो ये चीज़ हमेशा बन जाएगी। दिमाग हैंग मत कर देना। तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। वैसे मैं इस पर न्यूमेरिकल भी बनाने की सोच रहा था, अभी मैं बता दूंगा आपके बाद अगर न्यूमेरिकल बनाओगे तो, ठीक है ना। तो ये जो जितने मैंने फॉर्मूले बताए हैं ना, सारा उसी पर बन जाएगा, न्यूमेरिकल वगैरह जितने भी होने हैं। तो इनको देख लेना, याद कर लो, और बाकी जहाँ पर समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हो दोबारा से। तो थैंक यू।